मलेशिया और सिंगापुर। वर्तमान मलेशिया 6000 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें प्रधानतया मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो और सेलिबिस आते हैं। प्राचीन समय में बर्मा से लेकर मलेशिया का ये सारा क्षेत्र भी भारत में स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि के नाम से पुकारा जाता था। अरब इतिहासकारों ने भी इस क्षेत्र को स्वर्ण द्वीप ही माना है। अल बरूनी, इब्न रुइद, फरिंद के ग्रंथों में यही नाम दिया गया है। जातक ग्रंथों तथा कथा साहित्यकार कथाकोश आदि में इस स्वर्ण द्वीप की तत्कालीन स्थिति का सुविस्तृत वर्णन है। वर्तमान जावा प्राचीन समय में यवद्वीप कहा जाता था। इस क्षेत्र को बसाने वाले लोगों को इतिहासकारों ने इंडोनेशियन कहा है। उनकी आकृति प्रकृति का जिस प्रकार वर्णन किया जाता है, उसे देखते हुए उन्हें भारतीय मानने में कोई संकोच नहीं रह जाता। मलेशिया क्षेत्र में ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में हिंदू धर्म पहुंचा और 7वीं सदी तक निर्बाध गति से फैलता और बढ़ता रहा। उस क्षेत्र में मिले ध्वंसावशेष और शिलालेख इस तथ्य की परिपूर्ण पुष्टि करते हैं। फाहियान के अनुसार उस क्षेत्र पर हिंदू धर्म का भारी प्रभाव था। चीनी यात्री ईच चिंग के समय तक वहां उस क्षेत्र के 10 राजा बौद्ध धर्मानुयायी बन चुके थे और प्रजा ने इस धर्म को भली प्रकार अंगीकार कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य धर्मपाल तथा विष्णु वज्रबोधि के प्रयास से इस सारे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार द्रुत गति से हुआ था। चीनी विवरणों के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीयों के आवागमन की भारी भीड़ बनी रहती थी और हजारों यात्री हर रोज यहां से वहां आया जाया करते थे। चीन के लेग वंशीय विवरण के आधार पर यह पता लगा है कि मलाया के राजा भगदत्त ने सन 514 में अपना राजदूत आदित्य चीन भेजा था और उसके हाथों एक पत्र सहित 41 उपहार वस्तुएं चीन पहुंचाई थी। इसके बाद के राजाओं के नाम के साथ वर्मा शब्द जुड़ा होता है। यह सिद्ध करता है कि वह क्षेत्र हिंदू राजाओं के हाथों में रहा है। चीनी इतिहास में एक उल्लेख यह भी है कि चीन सम्राट हाई टू 454 से 465 के समक्ष मलाया के राजा श्रीवर नरेंद्र ने अपने संदेशवाहक रुद्र के हाथों कुछ उपहार भेजे थे। यह नाम हिंदू धर्मानुयायियों के ही हो सकते हैं। इस क्षेत्र के सुनगेई वतु में तथा फलों पर्वत पर जो प्राचीन आदेश एवं शिलालेख मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि वहां हिंदू राज्य था और संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। यह अवशेष 4वीं-5वीं शताब्दी के हैं। मलाया और जावा की बनी हुई भारतीय देव मूर्तियां पीरू और मैक्सिको तक मिलती हैं। मलाई भाषा में संस्कृत के हजारों शब्द मौजूद हैं। यूं 15वीं सदी में अरबों से पराजित होने पर मलाया निवासियों को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। फिर भी अब तक उस देश के निवासियों के नाम हिंदू नामों से मिलते जुलते पाए जाते हैं। प्राचीन काल के राजाओं के नाम भूमिपाल, आनंदमही, नरोत्तम वर्मन, जयवर्मन, इंद्रवर्मन आदि होना इसी तथ्य पर प्रकाश डालता है कि इस देश पर हिंदू सभ्यता की गहरी धाक थी। यूनान के भूगोल वेत्ता पाटोलेमी ने मलाया आदि भारत के सारे देशों का उल्लेख इंडिया बियॉन्ड दी गैंजेस अर्थात गंगा पार का भारत का नाम देकर किया है। किसी समय में यह देश भारतीय धर्म के अंतर्गत ही था। अभी भी वहां पर लगभग 8 लाख भारतीय मौजूद हैं, जो वहां की जनता के 15% हैं। आधे से अधिक मलाई किसी समय के भारतीय ही हैं। प्रख्यात इतिहासवेत्ता सिल्वियन लेवी ने लिखा है, इराक से लेकर चीन सागर तक और प्रशांत महासागर के द्वीपों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित कोमा द्वीप तक भारत ने मानव जाति की 1/4 जनसंख्या को पिछली शताब्दियों में प्रभावित किया है। 4वीं सदी में भारतीयों की अनेक बस्तियां मलाया में बसी हुई थीं। इनमें से बड़ी बस्तियां चुनफान, काया,
नाटवान, धम्मरत, श्रीमान याला, सिलिन सिंह, मलक्का, वेलजली, टकुआ, लान्या नाम से प्रख्यात थीं। इन क्षेत्रों की खुदाई में जो सामग्री मिली है उससे पता चलता है कि पल्लव और चोल वंश के राजाओं का इस क्षेत्र पर शासन था। इन राजाओं में राजेंद्र का प्रभुत्व था। तब हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का भी यहां भारी प्रसार था। भारतीयों को मलय प्रायद्वीप के संबंध में जानकारी अति प्राचीन काल, संभवतः ईसा युग के पूर्व से अवश्य ही थी। हिंदुओं ने मलय प्रायद्वीप में कई राज्यों की स्थापना की थी, जिनमें से कुछ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कायम हुए थे। इसके संबंध में चीनी विवरण प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त पानपन, फुनन, कमलंका, कलसपुर, केदद्दाह तथा पांग हिंदू राज्य थे। मलय प्रायद्वीप में यद्यपि प्राचीन हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के वास्तविक अवशेष कम मात्रा में प्राप्त हैं, फिर भी उनका बिल्कुल अभाव नहीं है। मनांग जेराई के दाह शिखर पर्वत की तलहटी में सुंगई बटू राज्य में एक हिंदू मंदिर तथा पाषाण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्र के केदाह में ईंटों से बना हुआ बौद्ध मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है। संभवतः यह अवशेष 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसकी जानकारी उक्त अवशेषों के साथ प्राप्त शिलालेखों से होती है। इसी तरह मलाया के उत्तरी भाग में स्थित वेलेसली प्रांत में कुछ बौद्ध मंदिरों के खम्भों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, जिसकी जानकारी इन पर की हुई खुदाई से होती है। सेलिन सिंह पेरक क्षेत्र में सोने का एक आभूषण जिस पर गरुण पर आसीन विष्णु का चित्र अंकित है प्राप्त हुआ है, और इसके साथ ही एक गड्ढा जो कि एक गिरे हुए वृक्ष के जड़ से उखड़ जाने से बन गया था, में से एक कार्नेलियम सील प्राप्त हुआ है, जिस पर श्री विष्णु वर्मन का नाम 5वीं शताब्दी ईस्वी की लिपि में खुदा हुआ था। तौक प, जिसे पटोलेमी ने टकोला प्राचीन प्रसिद्ध बंदरगाह बतलाया है, के चारों ओर के क्षेत्र में मंदिरों एवं सुंदर मूर्तियों के ध्वंसावशेष कायम हैं। पूर्वी समुद्र तट पर बंदोन की खाड़ी के चारों तरफ 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी काल की प्राचीन बस्तियां, नगरों के खंडहर, विशेषकर प्रसिद्ध क्षेत्र सिया, नखोन, श्री धम्मरत एवं भींग श्री में मौजूद हैं। इस क्षेत्र भिगोर की मूर्तियां एवं मंदिर कुछ बाद के काल के हो सकते हैं, पर लिगोर और तौकपा तथा सिया के पाषाण खम्भों में प्राप्त शिलालेखों से यह प्रकट होता है कि बस्तियां 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद की नहीं है। मलय देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वे संस्कृत भाषा में तथा करीब 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी में प्रचलित भारतीय अक्षरों में लिखे हुए हैं। उनमें से 2 शिलालेखों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार था। केदाह के पास एक मिट्टी की तख्ती प्राप्त हुई है, जिस पर संस्कृत भाषा में 3 पद खुदे हुए हैं। ये संस्कृत पद संभवतः महायान माध्यमिक शाखा के स्त्रोत के अंश हैं। उनमें तीनों संस्कृत पद जो कि महायान शाखा के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, सागरमती परिप्रीददाह के चीनी अनुवाद में उपलब्ध हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि मलय में 6वीं शताब्दी ईस्वी में या उसके पूर्व से महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। मलय प्रायद्वीप में बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेखों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि भारतीयों ने 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी तक में मलय के उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में हिंदू राज्य कायम किया था, और ये भारतीय उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। इन शिलालेखों में से एक शिलालेख में नाविक बुद्धगुप्त के बारे में उल्लेख है, जो कि रक्त मृतिका का रहने वाला था। रक्त मृतिका लाल मिट्टी बंगाल में मुर्शिदाबाद से 12 मील दक्षिण में स्थित रंगमाटी ही है। मलय में भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश डालने वाले उपलब्ध साहित्य प्रमाण की पुष्टि
मलय प्रायद्वीप में प्राप्त पुरातत्वीय अवशेषों से होती है। टक्कोल आधुनिक तौकप भारतीय यात्रियों का मलय में उतरने का प्रथम स्थान था, जहां से कुछ यात्री पर्वतों को पार कर बंदोन की खाड़ी मैदानी क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ के भारतीय यात्री भूमि अथवा समुद्री मार्ग से श्याम, कंबोडिया, अन्नम, चंपा और सुदूर पूर्व के देशों में जा सकते थे। इस भूमि मार्ग पर प्राचीन भारतीय बस्तियों के खंडहर कायम हैं। दूसरा समुद्री मार्ग भी बहुत लोकप्रिय था और इसका उपयोग भी होता था। इस तथ्य की जानकारी बैलेसली प्रांत में उपलब्ध पुरातत्वीय अवशेषों से होती है। मलय प्रायद्वीप सुदूर पूर्व के भारतीय राज्यों तक पहुंचने के लिए मुख्य द्वार था। मलय प्रायद्वीप में पुरातत्वीय खोज दल की रिपोर्ट हिंदू उपनिवेशीकरण के संबंध में निम्नलिखित है। इन उपनिवेशों की संख्या बहुत थी और ये दूरस्थ केंद्रों जैसे पूर्वी तट में स्थित चुगफोन, सिया, बंदोन नदी की घाटी, नरवोन, श्री धम्मरत, लिंगोर, मल, पटनी के पास और सेलेनसिंग, पेहंग में और पश्चिम तट में स्थित मलक्का, वेलेसली प्रांत, तकुआ पा और लनय एवं टन्नसेरिम नदियों की पश्चिमी तट में बसे हुए थे। इन सबों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नरवोन धम्मरत लिगोर था। यह वास्तविक रूप में एक बौद्ध उपनिवेश था, जिसने संभवतः नरवोन श्री धम्मरत का विशाल स्तूप निर्माण करवाया था और साथ ही 50 मंदिरों का एक हिस्सा भी बनवाया था, जो कि इस स्तूप के चारों ओर बने हुए हैं। इसके थोड़ा उत्तर में सिया उपनिवेश स्थित था, जहां पहले ब्राह्मण धर्म और बाद में बौद्ध धर्म प्रचलित था। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह मान्यता सही है कि बंदोन की खाड़ी के चारों तरफ के क्षेत्र से भारतीय संस्कृति का प्रसार सुदूर पूर्व के देशों में होता रहा। मलय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर टकुआ पा के पास सामान्यतः भारतीय रंग रूप के लोग अभी भी पाए जाते हैं। नरवोन, श्री धम्मरत और पतलंग स्थानों पर भी अभी भारतीय वंशज ब्राह्मणों का समाज रहता है, जो कि यह मानता है कि उनके पूर्वज भूमि मार्ग से मलय द्वीप में भारत से आए थे। मलाया में यूं इस्लाम धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है। वहां के सम्राट सुल्तान कहलाते हैं। सुल्तान के नाम के साथ जुड़ने वाली अनेक उपाधियों में से एक श्री पाटुका भी है। जिस प्रकार भरत जी राम की चरण पादुकाओं को अयोध्या के शासन का स्वामी मानते थे और अपने को कार्यवाहक मात्र कहते थे, उसी प्रकार सुल्तान भी राजगद्दी का स्वामी भगवान को मानकर कार्य संचालन करते हैं। यह मर्यादा श्री पादुका उपाधि में है। मलाया के मुसलमानों के निकाह तो इस्लामी विधान के साथ ही होता है, पर उस अवसर पर रामायण या महाभारत का कोई अभिनय अवश्य किया जाता है। यदि वैसा न किया जाए तो निकाह पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। यहाँ के इस्लाम धर्मानुयायियों पर भी हिंदू धर्म की छाप अभी भी दृष्टिगोचर होती है। स्त्रियों में पर्दा बिल्कुल नहीं है। ये कठोर श्रम करती हैं, गृह व्यवस्था को भली प्रकार संभालती हैं और उपार्जन में भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इस देश में जुकस, समांग, सारेसा नामक आदिवासी जातियां भी है, जो प्रायः जंगलों में रहती हैं। इनकी संख्या अब मात्र 30,000 रह गई है और निरंतर घटती ही जाती है। मलाया में 11% भारतीय, 44% मलाई और 39% चीनी हैं। रबड़ तथा खनिज पदार्थ की यहाँ अच्छी पैदावार है। मौसम यहाँ कश्मीर जैसा सुहावना रहता है। वर्षा बहुत होती है। जमीन उपजाऊ और हरी भरी है। गन्ना, नारियल, अनानास के उत्पादन यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। टीन, गटापार्चा, डेमाडरस, सेवियर आदि खनिज भी विदेशी मुद्रा उपार्जित करते हैं। सन 1820 में यहाँ अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया और 1 शताब्दी से अधिक यहीं शासन करते रहे। 31 अगस्त 1957 को इस देश की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। सिंगापुर, सारावान, उत्तरी बोर्निया और मलाया को मिलाकर सितंबर 61 से एक संघ बनाया गया, जिसका नाम मलेशिया रखा गया। अब मलाया इसी संघ की एक इकाई है। मलाया की अधिक प्रामाणिक जानकारी
तथा उस क्षेत्र पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का विवरण उपलब्ध करने के लिए इवांस द्वारा संपादित पेपर्स ऑन द एंथोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द मलय, जे टक्कुसु कृत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन इन प्रैक्टिस्ड इन इंडियन एंड द मलाया, आर्चिपिलेगो और क्वारिज कृत आर्कियोलॉजिकल रिसर्च आग एंशियंट इंडियन कोलोनाइजेशन पुस्तकें अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। एक विवरण ऐसा भी उपलब्ध है जिसके अनुसार सिंगापुर की स्थापना राजा दलपंत सिंह ने की, तभी उनका नाम सिंगपुरा रखा गया। पीछे बदलकर वह सिंगापुर हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया का यह सबसे धनी नगर है। वहां का जीवन स्तर यूरोप जैसा ऊंचा है। यहाँ के भारतीय श्रमिक अपनी ईमानदारी और श्रमशीलता के कारण अभी भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। सिंगापुर द्वीप का क्षेत्रफल 292 वर्ग मील है। पहले उसमें दलदल और डाकुओं के अड्डे थे। सन 1891 में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा जमाया। सर रैफल्स के तत्वाधान में उसकी सफाई और बसावट का कार्य किया गया। वहां चीनी, मलाई और भारतीयों का बाहुल्य है। सिंगापुर में पर्याप्त संख्या में भारतीय रहते हैं। इनमें 1/3 श्रमिक, 1/3 दुकानदार और 1/3 उच्च सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं और व्यापार करते हैं। अब यहाँ चीनी मूल के लोगों की भारी घुसपैठ हो गई है। उनकी संख्या 70% तक जा पहुंची है और हिंदुस्तानी 4% रह गए हैं। यहाँ भारतीयों की लगभग 2 दर्जन संस्थाएं हैं, जिनमें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुख है। 11 हिंदू और बौद्ध मंदिर, 4 गुरुद्वारे और लगभग 100 मस्जिदें हैं। कुल जनसंख्या 20 लाख है। सिंगापुर के करोड़पतियों में भारतीयों की भी गणना है। रामकृष्ण मिशन यहाँ 50 वर्षों से काम कर रहा है। उनके 2 भव्य मंदिर हैं, एक अस्पताल, एक अनाथालय है। तमिल भाषा के 2 स्कूल भी मिशन की ओर से चल रहे हैं। सिंगापुर में कस्टम ड्यूटी न लगने के कारण जापान तथा यूरोप, अमेरिका की वस्तुएं बहुत सस्ती हैं।